नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की। अगर आप एसएससी के टारगेट रखते हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाला है। सर क्लास में चल क्या रहा है, थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। ये क्लास पहले 5:30 बजे इवनिंग में चलती थी कंप्यूटर नॉलेज की सीजीएल मेंस टीयर 2 के लिए, लेकिन टाइम चेंज हुआ है। इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आपको मालूम है कि इसरो की वैकेंसी आ गई है, तो इसरो की क्लास है वो इवनिंग में चलेगी। तो ये क्लास जो सीजीएल टीयर 2 के लिए चल रही थी वो अब 11:30 बजे आपको यहाँ पे मिलने वाली। ठीक है, एक चेंजेस है, आप थोड़ा अपडेट कर लेना कि रोजाना ये क्लास आपको 11:30 बजे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये सेशन मैं पिछले एक वीक से ले रहा हूं और यहाँ पे मैं टॉपिक्स भी पढ़ाया और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करा रहा हूं। तो आज के सेशन में भी हम करने वाले क्या हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर का नाम वही हमारा कंप्यूटर मेमोरी है। तो चलिए सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। वो बच्चे जो नहीं कनेक्ट हैं, दूसरे बच्चों को इन्विटेशन दे दो कि सर की सेशन स्टार्ट हो गई है, आके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप राइट डाउन कर लेना कि शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये क्लास जो चलती थी शाम 5:30 बजे चलती थी, लेकिन अब 11:30 में चलेगी। मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड। अब ये क्लास की टाइमिंग जो हो गई 11:30 AM पे हो गई। ठीक है, तो बच्चों एक बार जरूर यहां पे जाके अपडेट कर लीजिएगा अपनी क्लास की टाइमिंग को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट द फीचर ऑफ रैम। यानी कि पहला, वेरी गुड मॉर्निंग राज हंस, गुड मॉर्निंग। हे अंकित, अंकित गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत नमस्कार सर, तो नमस्ते नमस्ते। तो चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को भी शेयर कर दे। हेलो बच्चा आरती, हेलो शेशान सांद्री शांडियल। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ऐसे देख सकते हैं, और इन सवालों का जवाब मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, क्या है सवाल? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट द फीचर ऑफ रैम। यानी रैम की इनमें से कौन सा विशेषता है जो गलत है? कौन सी विशेषता है? अब 11:30 बजे ये क्लास चलेगी। मैंने स्टार्टिंग बता दी, ये क्लास अब 11:30 बजे चलेगी। ठीक है, 11:30 AM पे ये क्लास रोजाना चलेगी। इसी वीक से ये बदलाव आया है। ठीक है, तो पहला क्लास है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रैम के बारे में गलत है? व्हाट विल द राइट आंसर? अलाउ यूजर टू स्टोर मल्टीपल जीबी डेटा, यानी उपयोगकर्ता को जीबी में डेटा स्टोर करने का परमिशन देता है। या दूसरा, डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, यानी बिजली की आपूर्ति नहीं होने के बाद भी डेटा बना रहता है। या इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक्सेस किया जाता है। या फिर पढ़ा, मिटाया संशोधित किया जा सकता है। या ऑल आर ट्रू, यानी कि सब सत्य है। कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों अगर पूछा गया यहां पे कौन सा फॉल्स है, यानी कि गलत कौन सा है, तो याद रखिएगा ये वाला सेकंड स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो रैम है दोस्तों, वो नेचर में क्या होता है, तो नेचर में वॉलाटाइल होता है। यानी कि ये जो है ये मेरा अस्थाई मेमोरी है। कैसा मेमोरी है दोस्तों? तो ये अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई कहने का मतलब क्या है? ये डेटा लॉस कर देता है जब पावर सप्लाई खत्म हो जाती है। यानी कि जब कंप्यूटर बंद रहता है तो ये डेटा लॉस कर देता है। इसी वजह से ये वाला फीचर जो है, यानी सेकंड वाला है, ये गलत है। रिमेन्स नहीं रहेगा, रिमेन्स नहीं रहेगा, यानी डेटा उसमें रहता नहीं है जब मेरा कंप्यूटर बंद रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज हमसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत आंसर है। ठीक है, आई होप यू गेट इट द पॉइंट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। द एलोकेशन एंड डिलोकेशन ऑफ मेमोरी इज मैनेज्ड बाय। अगला सवाल क्या है? मेमोरी का आवंटन और डिलोकेशन। ठीक है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि भाई इस डेटा को ये मेमोरी दो। मान लो कि सीपीयू कोई डेटा है, एक्स नाम का कोई डेटा है, और बहुत सारे मेमोरीज का लोकेशन है, जैसे एक्स नाम का एड्रेस है, वाई नाम का एड्रेस है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, उन कमरे में किसको कहां रखना है, इस पद्धति को क्या कहेंगे? यानी कौन सा डेटा किस जगह पे रखा जाएगा, ये मैनेजमेंट वाली पद्धति को क्या कहा जाएगा? इसी को एक शब्द में बोला गया है, द एलोकेशन एंड डिलोकेशन ऑफ मेमोरी इज मैनेज्ड बाय। यानी कि मेमोरी का आवंटन या और डिलोकेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इन सवाल का सही आंसर होगा MMU। उसे एक शब्द में कहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि सिंपल सा बात है, यानी मेमोरी रिलेटेड टर्म जो होगा वही यहां पे सही आंसर होगा। तो राइट आंसर विल बी मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम है, यही पूछा गया ना, मेमोरी मैनेज कर। मेमोरी को मैनेज कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही करेगा ना।
ठीक है। तो जिनका भी सीपीयू कहना है वो गलत है। मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम है वो एमएमयू करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा, ठीक है। सीधे जिनका है वो सुधार लो। सीपीयू जिनका कहना है, मैं ऐसा डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जो बहुत इजी टाइप का हो जाए, थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ आपको खेलना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसे सवाल लेके आता हूं। मैं बहुत सारे क्लोज ऑप्शंस भी देता हूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा कसरत हो। मैं आपके दिमाग का एक्सरसाइज करना चाहता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और सबके बारे में जिक्र कर लेते हैं। डीडीआर क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। अब ये डबल डेटा रेट क्या होता है, तो बेसिकली याद रखिएगा दोस्तों, रैम जितना होता है डायनामिक रैम, बेसिकली जो डायनामिक रैम है, रैम का टाइप जैसा आपको पता, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा रैम के बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि रैम है, रैम का दो टाइप मैंने बताया था, एक स्टैटिक रैम और दूसरा मैंने बताया था डायनामिक रैम, ठीक है। तो स्टैटिक का एग्जांपल क्या था, कैच मेमोरी, और डायनामिक का एग्जांपल क्या था, सिंक्रोनस डायनामिक रैम, सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। और भी बहुत सारा है, लेकिन एक एग्जांपल ये था सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम का ही टाइप होता है DDR1, DDR2, ठीक है, DDR1, DDR2 ऐसे करके। तो ये DDR1, DDR2 आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी सुना होगा कि अभी जो रैम आ रहा है वो 8 GB के आ रहा है, दैट मीन्स DDR4 में आ रहा है। तो पहले 256 GB का भी रैम आता था, 128 GB का भी आता। तो ये DDR बढ़ा, दैट मीन्स उसका वर्जन बढ़ा, ठीक है। वर्जन बढ़ा दैट मीन्स उसकी क्षमता बढ़ी, दैट मीन्स उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है या स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो मेरी बढ़ती गई। तो राइट आंसर यहां पे DDR इज रिलेटेड टू रैम। ये मेरा क्या है, रैम से रिलेटेड है, ठीक है। एक और फुल फॉर्म लिख लेना, रैम से ही रिलेटेड है। एक होता है SIMM, फुल फॉर्म लिख लेना, शायद एग्जाम में पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, कहीं फुल फॉर्म लिख लेना सिंगल। हाँ, आपके पास DDR4 है, बिल्कुल, राजहंस के पास DDR4 है, तो इसी के बारे में मैंने जिक्र किया अभी। तो अभी लेटेस्ट सब DDR4 ही पे काम कर रहे हैं बेटा। अब आते हैं थोड़ा SIMM। तो आप कभी रैम परचेज करना तो उसमें दोनों चीज लिखा होता है, DDR और SIMM। जैसे DDR बताता है कि कितना क्षमता है उसके रिगार्डिंग, और SIM बताता है नंबर ऑफ पिन्स। देखते हो ना, उसमें पिन लगे होते हैं, कोई 64 पिन का होता है भाई, कोई 128 पिन का होता है, ऐसे पिन्स अलग अलग होते हैं। तो वो पिन है वो भी कहीं ना कहीं स्पीड पे काम करता है, तो इसलिए उसको भी कैटेगरी बांटा गया, एक SIMM, दूसरा DIMM। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। तो SIMM, DIMM ये बोथ आर द रिलेटेड टू रैम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि SIMM, बिल्कुल, SIMM और DIMM किससे रिलेटेड है, वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, रोम से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखिएगा, ये रैम से रिलेटेड है, ये रैम का ही एक फीचर होता है SIM, DIMM। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द रैम के बारे में, ठीक है। और भी रैम का होता है, जैसे सिंक्रोनस रैम हो गया, डायरेक्ट रैम, बस रैम भी होता है, बहुत तरह तरह का रैम होता है। चलिए, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो यहां अब CPU क्या है इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, CPU के बारे में आप जानते हो, और LU भी CPU के अंदर होता है, ये भी आप जानते हो। तो इन दोनों चीजों पे मुझे ज्यादा गहन ज्यादा चिंतन नहीं करना हो, क्योंकि दोनों के बारे में आपको पता है, ठीक है। चलिए, क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, DDR5 भी आ गया। अगला फुल फॉर्म जो बहुत जगह इस्तेमाल भी आप लोग करते हो, थोड़ा बताइएगा। एक बहुत अच्छा फुल फॉर्म है कैप्चा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा कैप्चा के फॉर्म में, ठीक है। बहुत देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले इस पे जिक्र कर लेंगे, उसके बाद और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। यार, जितने बच्चे लाइव देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा है सेशन को तो लाइक वगैरह भी करते रहो, क्योंकि वही मेरा एक मोटिवेशन है कि आपको अगर मेरी मेहनत, यानी कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका या मेरे कंटेंट पे आपको अच्छा लग रहा है, तो हर बच्चे एक लाइक बटन पे जरूर ट्रैक कर देना, क्योंकि वही मेरे लिए बॉर्नविटा का काम करता है, या जो भी बात करो, ठीक है। मेरे लिए जो बूस्टर है वही है, आपका जो सपोर्ट है वही मेरे लिए बूस्टर होता है, ठीक है। तो हर बच्चा लाइक वगैरह करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं वेरी गुड। तो दोस्तों, कैप्चा मेमोरी नहीं होता, कैप्चा कोड डालते हो ना, आई एम नॉट अ
सॉरी, आई एम नॉट ए रोबोट। एक जब गूगल में कभी कभी ऐसा नोटिस करना, आई एम नॉट ए रोबोट आता है, एक टिक करते हो, वहां पे एक कैप्चा कोड खुलता है और आप वहां पे एक फिल करते हो, कुछ भी होता है जिगजैग ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, आप 5 6, ठीक है, आप फिल करते हो। कभी भी पासवर्ड जहां सिक्योरिटी होता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। तो कैप्चा कोड हर ने इस्तेमाल किया है, इसका यूज होता है। आपने देखा होगा एक कमेंट आता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसा करके एक चेकबॉक्स आता है गूगल में, आप उसको टिक करते हो और उसके बाद आप आगे बढ़ पाते हो। तो वो कैप्चा कोड ही है। बहुत जगह एग्जाम फॉर्म वगैरह भी फिल करते हो तो एक जिगजैग रूप में कोड्स आता है, कुछ कभी न्यूमेरिक कोड में भी आता है, ICTC में तो जोड़ घटाव करके भी आता है कि 2 + 2 कितना होता है। तो ये कैप्चा कोड होता है जो सिक्योरिटी रीजन से दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी एक होता है, क्या होता है फुल फॉर्म वो बताइए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। यानी ऑप्शन नंबर जो भी है, चौथा नंबर है, ये इसका फुल फॉर्म है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका फुल फॉर्म इसका होता है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, रट लेना, याद कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए अड्डा 24/7 के प्ले स्टोर पे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है CGL Tier 2 का, तो CGL Tier 2 का भी बैच है जो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो आप बच्चे जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो CHSL, GD, MTS जैसे तमाम एग्जामिनेशन जो नए वर्ष में आने वाला है, वो अगर लक्ष्य है तो मेरा सलाह आप वहाँ पे SSC महापैक पे इनरोल कर लीजिए। यहाँ पे CGL, CHSL, MTS, GD, CPO ये सबकी क्लासेस आपको 1 by 1 मिलती रहती है थ्रू आउट द ईयर। और अभी इसका डबल धमाका भी डबल ऑफर चल रहा था, यानी कि 12 मंथ 12 वाला, ठीक है। यानी आप 12 मंथ का इनरोलमेंट करते हो, आपको 12 मंथ का एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा एक सलाह है कि जो बच्चे जो SSC में अपना करियर बनाना चाहते हैं, SSC महापैक के साथ इनरोल हो जाइए। इनरोल होने के लिए आप वहां पे कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप वहां पे 78% तक का छूट पा सकते हैं, ठीक है। ऐप से ही कीजिएगा तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो प्ले स्टोर पे जाइए और अड्डा 24/7 का ऐप जो है, एप्लीकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स पे इनरोल कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल। तो GD का अगर आपके पास महापैक है तो सिर्फ GD की क्लासेस मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको सबकी क्लासेस मिलेगी। आपको GD का भी मिलेगा, CHSL का भी कंप्लीट बैच, और सिर्फ एक बैच नहीं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और विस्तार में बताता हूं। जैसे अगर मान लो CHSL का एग्जाम है 4 महीना लेट होता है, तो इन बिटवीन भी अगर कुछ कोर्सेस आता है, टेस्ट सीरीज वगैरह आता है, तो वो सब आपको महापैक में मिल, यानी 1 साल के दौरान में SSC की दुनिया में जितना भी एग्जाम होगा, क्लास होगा या कोर्सेज होंगे या टेस्ट सीरीज होगा, सब आपको SSC महापैक में मिल जाता है। तो अगर पूरा कंप्लीट पिक्चर की बात कर रहे हैं, अगर पूरा आप फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो मेरा सलाह है कि इसके साथ जाइए, आपको वहां पे एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। चलिए हो गया यहां तक। अब बात करते हैं यहां पे इनमें से कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो एक परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर का, रैम, रोम, CPU, रजिस्टर। परमानेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। परमानेंट शब्द का इस्तेमाल किया, दैट मींस यहां पे अस्थाई मेमोरी की बात कर रहा है। अस्थाई को ही हम लोग नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं बच्चों। स्थाई को हम लोग नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं। यानी जितना भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है वो डेटा को अस्थाई रूप में ही स्टोर करता है। तो क्या है इसका आंसर, ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनमें से क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं, अभी तक किसी बच्चों का कमेंट अगर आता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी कर रखा है। तो बिल्कुल यहां पे रोम है, वो मेरा परमानेंट है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब आपको, यानी कि नॉन वोलाटाइल में आपको याद रखना चाहिए कि नॉन वोलाटाइल में कौन कौन सा मेमोरी आता है बच्चों। तो नॉन वोलाटाइल में हमारा रोम आता है, ये रोम आ गया, और साथ ही साथ हमारा जितना भी सेकेंडरी मेमोरी आता है, सब मेरा इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब हो गया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ये सब मेरा आ जाता है नॉन वोलेटाइल, यानी कि अस्थाई मेमोरी में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, विच अमंग द फैमिली मेमोरी यूज्ड इन फोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। बहुत अच्छा सवाल है। ये वो सवाल है जो आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं, आपके निजी जीवन में भी ये आता है।
निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी फोन में बाहरी मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है? बाहरी मेमोरी कहने का मतलब है कि आपके मोबाइल में लिखा रहता है, कभी ऐसा नोटिस करना कि इंटरनल मेमोरी 68 GB ऐसा लिखा होता है, या 68 नहीं 64 होगा, कभी भी 68 में नहीं होगा। सॉरी, मैं फिर से इसको बता देता हूं। कभी मोबाइल जब परचेज करते हैं दोस्तों, तो आपने आपने नोटिस किया होगा लिखा होता है इंटरनल मेमोरी 64 GB, इंटरनल मेमोरी 64 GB और एक्सपेंडेड अप टू 128 GB ऐसा लिखता होता है। कभी मोबाइल के डब्बे पे देखना लिखा रहता है कि इंटरनल मेमोरी 64 GB और एक्सपेंडेड अप टू 128 GB। यानी आपने मोबाइल खरीदा, आपको 64 GB तो मिला ही है, लेकिन आप इसको 128 GB तक बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बाकी का जो 64 आएगा वो हम कहां से लाते हैं, ये सवाल है। बाकी का जो 64 हम लाते हैं वो मेरा कहां है? ठीक है, कमेंट नहीं आ रहा है क्या बच्चों का? एक बार मुझे कमेंट कर दे बच्चों, इसका आंसर आप एक बार। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं जैसे एक्सपेंडेड मेमोरी। जो चैट नहीं आ रहा है क्या किसी का? चलिए, तो अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं दोस्तों, उस जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, बेसिकली जो एक्सपेंड करते हैं वो एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं हम लोग नोटिस करना है, एक अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हैं जिसको चिप कहते हो, यानी उसको बेसिकली हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं। एसडी कार्ड हम लोग लगाते हैं, एक मेमोरी कार्ड परचेज करते हैं, एक मेमोरी कार्ड परचेज करते हैं और वो फिर हम लोग लगाते। एक सेकंड यार, चलिए तो मेमोरी कार्ड यानी एसडी कार्ड, एसडी यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड हम लोग लगाते हैं। वो कौन सा कार्ड है दोस्तों? बेसिकली उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं, यानी फ्लैश मेमोरी में हमारा एसडी कार्ड आ जाता है। और याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछा जाए कि हमारा जो डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा आपने सुना होगा, जो फोटोग्राफी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कैमरा हो गया, उसमें भी कौन सी मेमोरी लगी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बेसिकली डिजिटल कैमरा में भी हमारा यही हमारा फ्लैश मेमोरी का ही उपयोग होता है, फ्लैश मेमोरी का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बेसिकली यहां पे इसको हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये एसडी कार्ड जो एक फ्लैश मेमोरी का ही उदाहरण है दोस्तों। तो ये सब क्या है? आपका डिजिटल कैमरा की बात करें या फोन में एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, ये सब क्या है? तो ये सब मेरा एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। ठीक है, आंसर राइट क्या हो गया दोस्तों? तो ये हमारा हो गया फ्लैश मेमोरी। एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग लाइव बने रहिएगा, शायद आपके कमेंट को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, थोड़ी देर में उसको हम लोग सही रिजॉल्व करते हैं। थोड़ा आप लाइव बने रहिएगा। चलिए, क्योंकि अगर संवाद नहीं हो तो क्लास का कोई इंटरेक्शन बनता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चले, हाँ, तो आ गया सारे बच्चों का कमेंट यहाँ पे आ गया। बिल्कुल, थोड़ी सी आपके कमेंट्स में देख नहीं पा रहा था, तो एग्जैक्टली क्योंकि अगर जब मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है बेसिकली क्या है, ये मेरा फ्लैश मेमोरी का ही उदाहरण है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी का पहला पार्ट। अब है कि सर ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी क्या है उसके बारे में समझ लीजिएगा कि टेक्निकली होता है क्या। ये मेरा रैम है दोस्तों, ये मेरा रैम होता है और रैम के जस्ट बगल में हार्ड डिस्क होता है। ये मेमोरी हिरार्की में मैंने बताया था, हार्ड डिस्क, रैम, फिर कैचेज मेमोरी, फिर सीपीयू, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, एक आया बच्चों का सर दिल्ली पुलिस के लिए कर दें, तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इस पे हम लोग प्लान करके क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, क्लास के बारे में जब मैं बैचेज और क्लास की बात करूं उस समय जिक्र कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसके रिगार्डिंग जवाब दे पाऊंगा। या जब क्लास मेरा अंत हो जाएगा तो लास्ट 2 मिनट में आपको बैचेज और क्लास के बारे में जो पूछना है पूछ लीजिएगा। इन बिटवीन जब क्वेश्चन करवा रहा हूं तो सिर्फ इसके रिगार्डिंग ही क्वेरी कीजिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तन्नू बेटा मैं सबको बताता हूँ, एक मेरा ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बैचेस या क्लास की बात तब कीजिएगा जब हम यहाँ पे क्लास की और बैचेस की बात करते हैं, या अंत में लास्ट में कीजिएगा। इन बिटवीन जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके लिए भी खास रहेगा और हमारे लिए भी एक आसान हो जाएगा। रिदम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक कह सकते हैं ना कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो प्रोडक्टिविटी तब बन पाएगी जस्ट टू द टॉपिक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सवाल मैंने यहां पे जिक्र किया था दोस्तों वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी है क्या? तो वर्चुअल मेमोरी जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, एक रैम होता है और इसके बगल में हार्ड डिस्क होता है। तो टेक्निकली होता क्या, हार्ड डिस्क का कुछ ऐसा पार्ट जो रैम की तरह काम करता है, हार्ड डिस्क का कुछ ऐसा पार्ट जो रैम की तरह काम करता है, उसे ही कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। तो हार्ड डिस्क का कुछ ऐसा पार्ट जो रैम की तरह काम करता है, उसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब सवाल यह पूछेगा, क्या वर्चुअल मेमोरी फिजिकली एग्जिस्ट करता है? तो नहीं, वर्चुअल मेमोरी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या वर्चुअल मेमोरी वॉलेटाइल होता है या नॉन वॉलेटाइल? तो याद रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो मेरा वॉलेटाइल होता है, काइंड ऑफ रैम ही तरह काम करता है ना। तो रैम चूंकि वॉलेटाइल है तो ये भी मेरा वॉलेटाइल होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये मेरा वॉलेटाइल ही मेमोरी होता है। वर्चुअल मेमोरी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट है जो रैम की तरह काम करता है, ठीक है। इसका यूजेस भी थोड़ा सा बताता हूं, अगर बात यहां पे आ चुकी है वर्चुअल मेमोरी का, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मान लीजिए मेरा रैम का 4 GB कैपेसिटी है, 4 GB मेरे रैम का कैपेसिटी है। अब कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल मैं कर रहा हूं तो मेरा 4 का 4 GB है वो कहीं ना कहीं इंगेज है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूं तो जिसमें 1-2 MB है जो कहीं और से जरूरत पड़ता है। तो वो है कि अगर मान लो 1-2 MB के लिए या 1-2 KB के लिए अगर वो फाइल रन ना करे तो वो गलत है। इसीलिए हार्ड डिस्क उसको बोलता है, लो भाई मेरा कुछ पार्ट है जो यूज कर। इस समझने के लिए बता रहा हूं, टेक्निकली बहुत सारी चीजें अंदर में होती है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि चूंकि कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसको कुछ ज्यादा मेमोरी चाहिए और उस समय उतना मेमोरी रैम के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हार्ड डिस्क से मदद लेता है कि हार्ड डिस्क को बोलता है, लो भाई इतना पार्ट हम तुम्हारे लिए रिजर्व रखे थे, इसका उपयोग कर लो। चूंकि वो टेम्पररी देता है इसलिए इसका नाम वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअली होता है ना, फिजिकली एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हम लोग हार्ड डिस्क को आधा काट के डाल देते हैं उसमें। वर्चुअल है, वर्चुअल जो यानी कि जो महसूस किया जा सकता है, हम लोग उठा नहीं सकते, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपसे सवाल भी पूछा जाए क्या वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर नहीं है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट होता है जो रैम की तरह काम करता है, पहला चीज। दूसरा ये क्या है, तो टेम्पररी मेमोरी है। और तीसरा ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे की बात करते हैं। अगला सवाल, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी, इनमें से कौन सा जो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं होता है, इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है, तो याद रखिएगा जो रैम है ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं, ये मेरा प्राइमरी मेमोरी होता है। इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या इसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, या इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः इसे मेन मेमोरी ही कहा जाता है, लेकिन और कुछ अलग अलग कारणों से इसे प्राइमरी और इंटरनल भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली रैम को मेन मेमोरी ही कहा जाता है, ठीक है। तो क्या, तो ये मेरा जो है ये मेरा सेकेंडरी नहीं है, इसके अलावा सब सेकेंडरी है। ये दोनों हार्ड डिस्क का एक टाइप होता है, हार्ड डिस्क का एक टाइप होता है बेसिकली, याद रखिएगा ये दोनों मेरा हार्ड डिस्क का टाइप होता है। और सीडी रोम एक, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा है जो रीयूजेबल डिस्क होता है दोस्तों, रीयूजेबल डिस्क कौन है या रीराइटेबल कौन है, तो सीडी रोम होता है। और ये दोनों एक हार्ड डिस्क का टाइप होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, याद रखिएगा कि बेसिकली जो पतले डिवाइस हो, जैसे नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, पतला लैपटॉप हो, उसमें एसएसडी का उपयोग किया जाता है। और जो डेस्कटॉप हो गया या पुराना लैपटॉप हो, उसमें एसडीडी का उपयोग किया जाता है। दोनों अभी भी चल रहा है, दोनों की अलग अलग खासियतें हैं, कभी इस पे और क्वेश्चन आएगा तो जिक्र कर देंगे। एसएसडी क्या फास्ट होता है कंपैरिजन टू एसडीडी, लेकिन एसडीडी भी क्या होता है ना कि इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, भरोसामंद ज्यादा है, डेटा क्रैश होने पर रिकवरी के चांसेस इसमें ज्यादा होता है, या रिकवर नहीं होने का पॉसिबिलिटी एसडीडी में ज्यादा होता है। इसलिए दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों एक हार्ड डिस्क का टाइप है, तो हार्ड डिस्क मोस्टली हमें मालूम है कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, इसीलिए ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ये मेरा है, ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं होता। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। इतना क्वेश्चन हो गया, समय की भी समाप्ति हो गई। अब कुछ बच्चों का जवाब मैं दे देता हूं कि सर प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो पोस्टली प्रोबेबली है कि जनवरी लास्ट तक प्री का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, मेरा एज 18 हो चुका भी आ गया, बट सीएचएसएल में एज कम बता रहा है। सीएचएसएल में एक्चुअली होता क्या है, एक सर्टेन टाइम पीरियड देता है कि इस एज तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। एक स्पेसिफिक डेट दिया होगा कि इस डेट तक आपका इतना साल हो जाना चाहिए। तो अगर उस डेट तक आपका 18 नहीं हो रहा है तो दैट मींस आप फुलफिल नहीं हो रहा है। वो अभी जनवरी, मान लो दिसंबर चल रहा है, तो वो हो सकता है कि बोला होगा कि जनवरी तक या पिछला अगस्त तक इतना हो जाना चाहिए था या अगला अगस्त तक इतना हो जाना चाहिए था। तो ऐसे एक टाइम रेंज देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे आपका मैच नहीं करता होगा, इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 6-7 महीना अगर फर्क पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला फिर वैकेंसी आएगा, उसमें आप डाल लेना। पहले पढ़ना मैंडेटरी है ना भाई, पहले ये जरूरी है कि हम प्रिपरेशन करें, उसके बाद तो हम अप्लाई करेंगे। ऐसा प्रिपरेशन, मेरा तो ये कहना है बच्चों का कि आप प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करो। कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे वो समय दर समय हम लोग बताते ही रहते हैं। तो जैसे ही आपका 18 साल होगा, अगर आपकी तैयारी पूरी रही होगी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो इस मानसिकता के साथ हम लोग पढ़े। तो इन सब चीज में प्राथमिक काम क्या है, प्राथमिक काम है हमें पढ़ना। हम पढ़ाई पहले स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, इसरो के लिए भी ये क्लास देख सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसरो का डेडिकेटेड क्लास है, यूट्यूब पे शाम 5 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सीएचएसएल के लिए और इसरो का भी मैं कंप्यूटर क्लास लूंगा, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप वो बैच शाम 5-5:30 बजे चलेगा, तो उसको ज्वाइन के लिए स्पेसिफिक इसरो के लिए बनाया जा रहा है, ये सीएचएसएल के लिए। और दोनों क्लास भी देखिएगा, तो गुनाह नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे के ही भेजूंगा, ठीक है। तो दोनों बैचेस को आप पैरेलल भी देख सकते हैं, ये सीएचएसएल वाला भी और इसरो वाला भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और मेरा वो सजेशन कि अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो बैंक महापैक के साथ जुड़िए, एसएससी महापैक के साथ जरूर जुड़िएगा। और कूपन कोड आपको Y706 जो नीचे आपको दिख भी रहा है उसका इस्तेमाल करना है, इससे आपको 78% तक का छूट मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, नहीं बेटा फर्स्ट ईयर वाले नहीं सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते। अभी सीजीएल तो देखो, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, जो 12वीं क्लास का, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करना वो तो बाद में आएगा ना भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब फॉर्म आएगा तो अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।